हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के वीकली रैपअप के अंदर में। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर करी है उनको हम एक बार का इस रैपअप के अंदर में एक साथ गो थ्रू कर लेते हैं। तो इन केस आप किसी दिन का मिस कर चुके हैं तो ये पर्टिकुलर रैपअप आपको न्यूज कवर को हेल्प करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, तो पहली न्यूज देखते हैं। तो पहली न्यूज है आपकी जो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे था वो हमने इस पर्टिकुलर वीक में सेलिब्रेट करा। 28 ऑफ जो जुलाई था दैट वाज योर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। जब भी कोई डे पढ़ते हैं उसका थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, डेट इंपॉर्टेंट होती है। थीम वाज कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंडियन इनिशिएटिव भी कवर करा था विच वॉज लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और ये कह सकते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पेट प्रोजेक्ट है, यानी कि ये उनका इनिशिएटिव था जो उन्होंने अनाउंस किया था COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 टू UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने इसका अनाउंस किया था जो ग्लासगो के अंदर में हुआ था। ओके, UNFCCC हम कई बार कर चुके हैं तो यहां हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है ये 2021 के अंदर में अनाउंस किया था एंड एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कीम या प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो यहाँ पे एक मैसेज सेंड करना चाहते थे नॉट जस्ट टू द यूथ ऑफ इंडिया बट टू द यूथ ऑफ द वर्ल्ड कि उन्हें उनकी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरीके से करनी चाहिए कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। जैसे कि हमने 3R सुने, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, तो उसको प्रमोट करना, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना, ये सब इसका मैसेज था। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक ही सेड कि हम कुछ छोटी छोटी चीजें करके भी हमारी जो लाइफस्टाइल उसको चेंज कर सकते हैं और उससे एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक बैग्स को यूज करना बंद कर दें, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुली यूज करें, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल। फॉर एग्जांपल आप रूम से जा रहे हैं तो ऑल्दो हो सकता है आपके सोलर पैनल्स हो बट फिर भी अगर आप लाइट बंद करेंगे तो ये आपकी हैबिट में कन्वर्ट होगा। थर्ड इज चूजिंग इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। तो जहां पे भी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है कि फॉर एग्जांपल की इलेक्ट्रिक कार्स अगर हैं तो उनमें जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रेदर देन कि अगर एक अकेला आदमी जा रहा है तो रेदर देन टेकिंग योर ओन कार और स्पेसिफिकली अगर डीजल कार है तो उसकी बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले। या फिर से कार का एग्जांपल लूं कि आप एक 1500 सीसी 3000 सीसी की कार्स को यूज कर रहे हैं तो उसके बजाय एक 1000 सीसी की कार जो होती है या इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार है उसकी तरफ मूव करें। तो ये सब हमें हेल्प कर सकते हैं। वॉक करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वॉकिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको वॉकिंग साइकिलिंग से आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे और वेस्ट को यहाँ पे सेग्रीगेट करा जाए, रिसाइकिल करा जाए। ओके, सो दैट वाज द मैसेज व्हिच वी गिव फॉर अंडर द प्रोग्राम फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो अगेन ये कोई ऐसा स्कीम या प्रोग्राम नहीं है, कोई इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज था जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। ओके, एंड दिस इज अगेन इन न्यूज बिकॉज फॉर दिस वाज द थीम ऑफ कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स वाज द थीम फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो थी लेगेसी ऑफ चोला डायनेस्टी प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया, पीएम मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू तमिलनाडु और तमिलनाडु के अंदर में अगर हम उसके हिस्ट्री में जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रही है और जिसको हम साउथ इंडिया की भी सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बोल सकते हैं और ऐसी डायनेस्टी या ऐसी पर्टिकुलर आपकी रजीम जिसने सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नहीं बल्कि इसको एक्सटेंड किया था टू ईस्ट ऑफ एशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, जहां पे जो आज हम टेम्पल्स देख रहे हैं, अभी थाईलैंड कंबोडिया का जो वॉर चल रहा था उसमें भी हमने हिंदू टेम्पल्स का नाम पढ़ा था। ये कहीं ना कहीं जो हिंदू टेम्पल्स का वहां पे बनना हुआ है, वहां पे हमारा जो ट्रेड हुआ है, उनके अगर आप बेसिकली पुराने नाम भी पता करोगे इंडोनेशिया के तो यू वुड सी कि ये सब बहुत इंडियन नेम है और ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है बिकॉज इट वाज द चोला डायनेस्टी जिसने अपने पर्टिकुलर रूल को उस एरिया तक में एक्सटेंड किया था। तो यहाँ पे व्हेन ही वेंट देयर ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ चोला डायनेस्टी, हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर कमेमोरेटिव कॉइन निकाला है इन द ऑनर ऑफ राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट जो थे, राजेंद्र चोल, ये पर्टिकुलर चोला नहीं चोल हो जाता है, राजेंद्र चोल जो थे ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा चोला डायनेस्टी को, चोल डायनेस्टी को सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया था। ओके, तो उनके नाम पे कमेमोरेटिव कॉइन बनाए। राजेंद्र चोला और राजा राजा चोला के लिए ग्रांड स्टैच्यूज बनाए जाएंगे आपके तमिलनाडु के अंदर में। और इसके अलावा यहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात है।
ओके, चोल डायनेस्टी के बारे में बताया तो चोल डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर का नाम था विजयआला। विजयआला वाज द फाउंडर। सबसे फेमस इनके जो रूलर रहे वो है राजा फर्स्ट। ही एंगेज्ड इन नेवल एक्सपीडिशन, इमर्ज विक्टोरियस इन द वेस्ट कोस्ट श्रीलंका एंड कॉन्कर्ड द मालदीव्स इन द इंडियन ओशन। तो सबसे पावरफुल जो नेवी रही है, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि इन द एंशिएंट इंडिया व्हिच पर्टिकुलर डायनेस्टी हैज द मोस्ट पावरफुल नेवी, देन द आंसर इज गोइंग टू बी द चोल डायनेस्टी। ओके, ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस राजराजेश्वर टेंपल और बृहदेश्वर टेंपल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेंपल बिकॉज ये टेंपल 1000 ईयर्स ओल्ड है और ये इंडिया का टेंपल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है। तंजौर के अंदर में 1010 में हुआ था, 2010 में इसके 1000 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। सो दिस टेंपल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कहां पे है? तंजौर में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरे जो रूलर हैं, राजा अलग है, राजेंद्र फर्स्ट, जिनके लिए कॉमेमोरेट कौन बनाया है? उन्होंने एक सिटी बनाई थी गंगई कोंडई चोलापुरम एंड कंस्ट्रक्टेड द फेमस राजेश्वर टेंपल इन दिस पर्टिकुलर सिटी। अब यहाँ पे गंगई कोंडा चोलापुरम का नाम क्या होता है? तो चोलपुरम तो चोला डायनेस्टीज का या चोल्स का जो पर्टिकुलर राज्य है, चोलपुरम वहां से आ गया। गंगई कोंडा का मतलब होता है जिसने कनकरर, तो गंगा को कॉन्कर कर लिया जिन्होंने। तो राजेंद्र फर्स्ट वाज द रूलर जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर जो आर्मी है उसको नॉर्थ ऑफ इंडिया में लेकर गए थे और गंगा का जो पर्टिकुलर पोर्शन है, सो बेसिकली ही वेंट टू वेस्ट बंगाल उड़ीसा और वहां पे उन्होंने वहां के जो पर्टिकुलर लोकल किंगडम से उनको हरा के वहां तक अपनी पूरा जो साम्राज्य उसको फैलाया था, अपने किंगडम को वहां तक एक्सटेंड किया था। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के लिए अपने तमिलनाडु में सिटी बनाई गंगई कोंडा चोलापुरम, यानी गंगा को कॉन्कर करने वाले चोल का राज्य। ओके, तो यहाँ पे ये राजेश्वर टेंपल भी इन्होंने बनाया है और इन्होंने बे ऑफ बंगाल को नाम दिया था चोलामंडलम। तो आज भी आप देखोगे तो जो हमारा वेस्ट कोस्ट है उसको हमने डिवाइड करा हुआ है, उसमें से ईस्ट कोस्ट है उसमें डिवाइड करा हुआ है और एक पर्टिकुलर उसका नाम चोलामंडलम भी आता है। ओके, इसके बाद ये कॉन्ट्रीब्यूशंस बताए हुए हैं नॉट जस्ट ऑफ अ सिंगल रूलर बट ऑफ द चोल डायनेस्टी। तो उसके अंदर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को करा, तो कोडा वलाई करके एक पर्टिकुलर इलेक्शन सिस्टम होता था जो विलेज लेवल पे देखा जाता था, जिसके अंदर में उनके जो लीडर्स होते थे वो चूज किए जाते थे। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाज वेरी फेमस। ये रहा कोडा वलाई सिस्टम, इसके नीचे ही दिया हुआ है। ये जो कोडा वलाई सिस्टम था ये ऑब्वियसली आपके किंग जो होता है या हेड होता है स्टेट का, वो नहीं इलेक्ट हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली हेरिडिटरी है, वो चोल डायनेस्टी के ही होंगे। बट जो आपके विलेजेस हैं वहां पे इलेक्शंस होता था और जो पर्टिकुलर मेथड था, ये सिस्टम था, उसको बोलते हैं कुडा वोलाई सिस्टम। इसके बाद टेंपल आर्किटेक्चर इज आल्सो वेरी फेमस, जो शेवाइट पर्टिकुलर टाइप का था। डिप्लोमेटिक टाइप्स मालदीव, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह इनके डिप्लोमेटिक टाइप से ट्रेड रिलेशंस भी यहाँ पे इनके स्ट्रॉन्ग थे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं चाइना का मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र एंड कंसर्न्स इन इंडिया। सो ये बहुत बार न्यूज में आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लैट प्रेप के स्टूडेंट्स को वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इसको हम हमारे हैंडआउट्स में भी कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपके यारलुंग सेंगपो इज द नेम ऑफ द रिवर। ओके, और चेमयुंगडुंग करके एक ग्लेशियर है यहाँ पे, वहां से ये पर्टिकुलर वाटर इनिशिएट होता है, आपकी रिवर स्टार्ट होती है, यारलुंग सेंगपो रिवर होती है, पूरे चाइना, पूरे तिब्बत को क्रॉस करते हुए फिर ये एक ग्रेट यू बैंड होता है यहाँ पे। ओके, और इस ग्रेट यू बैंड से ये इंडिया के अंदर में एंटर होती है। यहाँ पे ये जो आपकी लोकल रिवर्स है उनके साथ मिलते हैं और उसकी वजह से इसका जो साइज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ के इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज लॉट ऑफ ट्रिब्यूटरीज बिकम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ट्रिब्यूटरी का नाम है सियांग, क्योंकि यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में लोकल नाम है ब्रह्मपुत्र का वो सियांग है बिकॉज सियांग जो है इट्स अ वेरी बिग ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। और बहुत सारी इसके अंदर में कामांग करके एक रिवर है, लोहत इसके करके एक रिवर है, ये लोहित करके एक रिवर है, ये सारी इसकी पर्टिकुलर आपकी ट्रिब्यूटरीज, जिस वजह से ब्रह्मपुत्र का जो विड्थ है वो इंडिया में एंटर होके इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर ग्रेट यू बैंड दिख रहा है जहां से रिवर ऐसे चलती है और फिर यू घूम जाती है, इस ग्रेट यू बैंड के ऊपर पे आपका जो चाइना है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है और इससे हमारे कंसर्न्स रेज हो चुके हैं बिकॉज नॉट जस्ट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, बट यहाँ पे अगर ये कोई डैम बनाता है, बहुत लार्ज स्केल का इंफ्रा प्रोजेक्ट बना के डैम बनाता है, एक तो सिंपली जो वाटर का क्वांटिटी है या वाटर अवेलेबिलिटी है वो चाइना के कंट्रोल में आ गया,
तो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी में अभी इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर में प्रेशर कर रहा है बाय लिमिटिंग द वाटर सप्लाई और बाय थ्रेटनिंग टू लिमिट द वाटर सप्लाई, एक पर्टिकुलर ऑप्शन इसके पास में ये भी आ जाएगा। और दूसरा ये है कि लेट्स से अगर इसने बहुत बड़े डैम बना दिए तो इसके पास में इंडिया को परेशान करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक पर्टिकुलर वेपन आ जाएगा, विच वुड बी कि इट कैन थ्रेटन कि आई वुड ओपन अप द फ्लड गेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम और यहां से आपका असम जो पूरा रीजन है दिस वुड गेट डिस्ट्रॉय। एंड यहां पे अगर लेट्स से इंडिया चाइना का वॉर होता है तो दिस कैन बी वेपनाइज्ड। तो इसलिए जो इंडिया की इश्यूज हैं वो भी बढ़ गए। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये पर्टिकुलर रिवर आपकी बांग्लादेश में जाती है जहां पे इसको जमुना कहा जाता है और वहां पर बांग्लादेश भी इसकी लोअर रिपेरियन स्टेट है और उसको भी इससे कंसर्न्स है। तो यहाँ पे कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं। तो इस पर्टिकुलर कंसर्न को लेके ये आर्टिकल आया था जो अच्छे से हमने कवर करा था। ओके, तो 21 में अनाउंस किया गया था मेगा डैम प्रोजेक्ट 3 टाइम्स ऑफ द 3 जॉर्जेस डैम। तो यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट लिखा हुआ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इन व्हाट वे? तो ये साइज वाइज सबसे लार्जेस्ट नहीं है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ओके, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए कि साइज वाइज कि किसकी क्वांटिटी वाइज जिसमें वाटर सबसे ज्यादा स्टोर होता है तो वो करीबा डैम है जिम्बाब्वे में, वो साइज वाइज सबसे बड़ा है। ये जो पर्टिकुलर डैम हो गए तिब्बत के मिडोंग काउंटी में, मिडोंग स्टेट के अंदर में होगा, यारलुंग सेंगपो रिवर पे विच बिकम्स द सियांग इन अरुणाचल प्रदेश एंड ब्रह्मपुत्रा इन असम। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सियांग अरुणाचल प्रदेश में नाम है इसका और ब्रह्मपुत्रा इसका नाम असम में और ऑल ओवर इंडिया है। ओके, चैलेंजेस क्या है? तो मेन चैलेंज है कि ये जो पर्टिकुलर डैम है ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश के लिए एंड इट्स अ पोटेंशियल वाटर बॉम्ब। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि किस तरीके से वाटर बॉम्ब है। ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर रीजन है हिमालय जो है ये टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है, तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा डैम बनता है, बहुत बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट होता है तो उससे जो पर्टिकुलर वेट है क्रस्ट के ऊपर पे वहां इंक्रीज हो जाएगा और टेक्टोनिक प्लेट जो है वो मूव कर सकते हैं और उससे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक वहां पे आ सकता है। कि इंडियन मिटिगेशन प्रोजेक्ट, तो इंडिया ने इसके काउंटर में क्या करा है? तो जैसे कि आपका वहां से ब्रह्मपुत्रा के वहां पे आपका चाइना मेगा डैम बना रहा है यू बैंड के ऊपर पे, तो इस बैंड के बाद पे इंडिया भी अपर सियांग रिवर ही हो गया अरुणाचल प्रदेश में, अपर सियांग एक डिस्ट्रिक्ट भी है, वहां पे अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है सो दैट यहाँ पे ये फ्लो को यहाँ पे बेसिकली मेंटेन कर सके। ओके, लोकल अपोजिशन आ रही बिकॉज यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। अगेन चाइना को जो हम काउंटर कर रहे हैं, अगर हम भी वही इसी टाइप से प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जो कंसर्न चाइनीज प्रोजेक्ट को लेके वो ही आपके इंडियन प्रोजेक्ट को भी लेके हैं। ओके, NWDA हैज प्रपोज्ड व्हाट? तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बेसिकली वाटर शेयरिंग के ऊपर पे, वाटर के बेटर एफिशिएंट यूज के ऊपर पे वर्क करता है, उसने 2 रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स बोले हैं ब्रह्मपुत्रा और गंगा बेसिन को यहाँ पे कनेक्ट करने के और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के टू अदर पर्टिकुलर वाटर बेसिन्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सर्ट फिक्सेस वेबसाइट फ्लॉ दैट एक्सपोज सेंसिटिव डेटा ऑफ वॉलंटरी ऑर्गन डोनर्स। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट थी ऑर्गन रिट्रीवल बैंक ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वेबसाइट जो ये एम्स की वेबसाइट का सब पार्ट ही है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर डेटा था वो उन ऑर्गन डोनर्स का यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा लीक हो सकता था। तो इसको कैसे मिसयूज हो सकता है? लेट्स से समवन रिच इज इन नीड ऑफ लेट्स से एन ऑर्गन, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑर्गन डोनर है, लेट्स से इफ दैट पर्सन इज पुअर या लेट्स से मिडिल क्लास भी है एंड ही नोस ही इज गोइंग टू डाई, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर लोग उस लिस्ट के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और लेट्स से इसको एक अल्ट्रुइस्टिक काम ना बना के, एक सिस्टम के बाहर का काम बना के उसको पैसे में खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो इसलिए ये एक बड़ा इशू था। तो सर्टेन जो यहाँ इंडिया के अंदर में साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे बेसिकली फ्लॉ को एक्सपोज किया है और फिक्स कर दिया इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ पे। तो सर्टेन क्या है? सर्टेन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कोई कंप्यूटर इमरजेंसी हो, साइबर इमरजेंसी हो तो उसमें रिस्पांस करने के लिए नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज एंड व्हेन दे अकर। तो ये इसका काम है, 2004 में हुई थी अंडर माइटी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी, उसके अंदर में ये आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया फर्स्ट PPP एयरपोर्ट बेट्स ऑन अ फ्यूचर रेडी प्लान। तो इंडिया का जो पहला
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड आपका एयरपोर्ट था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज तो बहुत कॉमन हो गए, बट सबसे पहला जो हमने ऐसा प्लेन आपका एयरपोर्ट बनाया था वो कोचिन इंटरनेशनल था, और अब ये फ्यूचर रेडी हो रहा है। मतलब फ्यूचर रेडी से मतलब ये है कि फ्यूचर में जो फ्यूल्स होंगे उसके ऊपर पे अब ये फोकस करेगा। तो ये जो CIAL है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी एट एन एयरपोर्ट। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज हैं, इंडिया के अंदर में भी ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स हैं, बट एयरपोर्ट पे ही होने वाला ये पहला प्लांट होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहां पे जो प्लेन्स आएंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं, वो ग्रीन हाइड्रोजन को एयरपोर्ट पे ही यूज कर लेंगे, इनको कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन वुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर योर एयरप्लेन्स आल्सो, और ये पॉसिबल हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री नियरली लॉस्ट अ प्लॉट ड्यूरिंग इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र गर्ग हैं जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के पद तक जा चुके हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उसके अंदर में उन्होंने ये चीज मेंशन करी है कि जो पर्टिकुलर आपकी जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे जो 2016 में डिस्कशन चल रहा था उसमें हम किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से वर्क कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो पूरा लॉस्ट हो गया था, एंड वी वर नॉट इवन श्योर कि अब आगे के नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, which means it would have been a very big diplomatic failure अगर वहां पे उस इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई कंसेंसस बन जाता तो वो टोटली इंडिया के अगेंस्ट में चला जाता। ओके, और उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज मेंशन करी इन हिज बुक नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद अ स्टील रिजॉल्व, कि बेसिकली जब मिनिस्टर को कोई सेक्रेटरी ना बोलता है, एएस ऑफिसर ना बोलता, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी बुक का नाम भी नो मिनिस्टर ही रखा है, नेविगेटिंग पावर पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी विद अ स्टील रिजॉल्व। और ये किसकी बुक है? सुभाष चंद्र गर्ग की ये पर्टिकुलर बुक है। तो ये एक बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक है, तो इस बुक का नाम आप वन लाइनर्स के लिए भी कहीं पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं, टीनेजर दिव्या आउटलास्ट हम्पी इमर्जेस इंडियाज फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप विनर। तो ये हमने बहुत डिटेल में कवर करा था आपके इस वीक के अंदर में, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लैट के लिए, एलेट के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हुई है। यहाँ पे जो विमेन वर्ल्ड कप होता है चेस के अंदर में, उसमें एक इंडियन ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को जीता है। इससे पहले किसी भी विमेन ने विमेन वर्ल्ड कप जो होता है चेस का वो नहीं जीता है, तो यहाँ पे वर्ल्ड कप जीता है। अगेन इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि वर्ल्ड कप विनर होना और वर्ल्ड चैंपियन होने में डिफरेंस होता है। जैसे आपके जो डी गुकेश हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करे जैसे इन्होंने करा है, और अब जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके साथ में ये कंटेस्ट करेंगी। तो दिव्या देशमुख जो है वो फर्स्ट इंडियन विमेन बन चुके हैं जिन्होंने FIDE जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ऑर्गेनाइज करती है चेस को, उसके विमेन चेस वर्ल्ड कप को जो आपका बाटूमी जॉर्जिया में हुआ, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहां हुआ था, ये पर्टिकुलर चेस वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है। किसको हराया? तो again it was a win-win situation for India in any case because both the finalists were Indians। और यहाँ पे जो हमारे चेस विमेन चेस की स्टॉलवर्ट रही हैं, नंबर 1 प्लेयर है इंडिया की और वर्ल्ड की नंबर 5 है कोनेरू हम्पी। दिव्या देशमुख डिफीटेड कोनेरू हम्पी टू विन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। ओके, और इसके बाद ये इनको ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल, जो हाईएस्ट टाइटल होता है, जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको मिलता है, ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल इनको मिल चुका है, जिससे ये इंडिया की 4th विमेन और ओवरऑल 88 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन चुकी हैं। इससे पहले इन्होंने विमेन जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती हुई है, और ओलंपियाड गोल्ड जो था जिसमें सारे इंडियन के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा था, उसमें भी इंडिया को जीतने में हेल्प कराई थी। ओके, तो ये मैं बता ही चुका हूं, वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होती है। वर्ल्ड कप आप जीतते हो तो जो टॉप 8 प्लेयर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, और जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीतता है, जो उस बार का वर्ल्ड चैंपियन होता है, प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन होता है, उसके साथ में वो बेसिकली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए कंटेस्ट करता है। तो करंट विमेन वर्ल्ड चैंपियन कौन है? तो इट इज जू वेनजून फ्रॉम चाइना। तो जू वेनजून जो चाइना से, वो करंट वर्ल्ड चैंपियन है, और इन 8 में से फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। 6 मोर प्लेयर्स वुड बी देयर, वुमेन प्लेयर्स वुड आल्सो बी देयर। इन 8 के बीच में टूर्नामेंट होगा, और जो जीतेगा वो फाइनल में इनके साथ फेस करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर न्यूज हो जाएगी। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने FIDE वर्ल्ड कप जीता हो, मेन वुमेन दोनों मिला के भी, तो इट इज गोइंग टू विश्वनाथ आनंद जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। इसके अलावा डी गुकेश की इंफॉर्मेशन है तो हम इसको भी कवर कर चुके हैं। ही हैज वॉन द वर्ल्ड चेस चैंपियन ऑल्सो।
he has not just won the world chess champion, he is the world's youngest to win the world chess champion। तो यहाँ पे ये इनके लिए FID वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता था, अकॉर्डिंगली इसीलिए ही वो क्वालिफाई कर पाए थे वर्ल्ड चैंपियन के लिए। दिस इज द ग्रैंड मास्टर जर्नी। 4 विमेन आपकी ग्रैंड मास्टर कौन है, चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। कोनेरो हम्पी और आपका ये जो दिव्या देशमुख, ये तो आपको याद हो ही गए होंगे। 2 नाम और है, डी हरिका और आर वैशाली। ओके, आर वैशाली इज ऑल्सो द सिस्टर ऑफ आर प्रगनंदा, जो एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है एंड करंटली वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड बट इंडियाज नंबर 1 प्लेयर भी है। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे वो गिवन मिल जाएगा आपको, एक जगह मैंने वो भी लिखा हुआ है। ये रहे इंडिया के प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर आर प्रगंदा और विमेन में कोनेरू हम्पी, और टॉप 5 चेस प्लेयर्स वर्ल्ड के कौन से हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। तो पहले 3 कोई और होंगे बट बाकी 4, 5, 6 जो करंटली हैं वो इंडियंस ही हैं, प्रगनंदा, डी कुकेश और अर्जुन एरिगसी। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे, इनका नाम को पता होना चाहिए बिकॉज सारे जो ब्लिट्ज टूर्नामेंट होते हैं वो बेसिकली यही जीते हैं, हिकारू नाकामुरा एंड फैबियानो कैरुआना। तो ये मेन प्लेयर्स हैं। ग्रैंड मास्टर कौन होता है, तो ये एक रेटिंग सिस्टम है। तो जब आप एक स्पेसिफिक रेटिंग को क्रॉस कर जाते हो तो आपको ये टाइटल मिलता है। तो रिक्वायरमेंट इसकी 2500 एलओ रेटिंग्स आपकी होनी चाहिए। 3 ग्रैंड मास्टर के नॉर्म्स होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं, FID ने वो नॉर्म्स करे हुए हैं। तो अगर उन 3 नॉर्म्स को आप फुलफिल कर देते हो तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो नॉर्म्स हैं ये आप लोकल टूर्नामेंट्स में फुलफिल नहीं कर सकते हो, आपको उन टूर्नामेंट्स के अंदर में पार्टिसिपेट करना हो जिसके अंदर में ग्रैंड मास्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ चेस टूर्नामेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइम a particular tournament or a particular match is going to take place. So you have the classical one, you have the rapid, you have blitz, and then you have the bullet type of format also. ओके, तो ये है चेस हिस्ट्री भी कर ली। इंटरेस्टिंगली चेस जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, बट इंडिया में इसको चेस या शतरंज नहीं कहते थे, इसको बोला जाता था चतुरांग। तो चतुरांग बोला जाता, गुप्ता एम्पायर में ये इनिशिएट हुआ था। फिर यहां से ये ट्रेड के साथ ये गेम्स जो होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं, ये भी ट्रैवल हुए अरब कंट्रीज के अंदर में, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके शतरंज बनाया गया। और जो मॉडर्न आपका चेस फॉर्मेट है ये यूरोप में 15th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग चेस हिस्ट्री एंड द कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। नेक्स्ट पे आते हैं एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था जिसके अंदर में जो ये ऑथर है ही इज टॉकिंग अबाउट कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन या कंपटीशन, आपके जो रेगुलेशंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज अगर कंपटीशन रेगुलेशंस वीक होते हैं तो कंट्री के अंदर में जो इनोवेशन होता है उसका इकोसिस्टम डेवलप नहीं होता। बिकॉज द पीपल फील लाइक, द कंपनीज फील लाइक कि यहाँ पे हमारी जो इनोवेशन है वो सेफ सिक्योर नहीं है, तो इस वजह से कंपनीज R&D के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस को यहाँ पे डिफेंड किया जा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर में उन्होंने यूएस की पॉलिसी, इसकी हिस्ट्री एक्सेट्रा बताई हुई है। तो यही सब इस एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन के अंदर में था। व्हाट इज एंटी ट्रस्ट? एंटी ट्रस्ट बोल दीजिए या एंटी कॉम्पिटिटिव आपके या प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स कह लीजिए, एक ही बात होती है दोनों के अंदर में। दोनों के अंदर में हम कहीं ना कहीं कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। यूएस में ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था विद द कमिंग ऑफ द शर्मन एक्ट ऑफ 1890। जो शर्मन एक्ट पहला एक्ट था जिसके अंदर में मोनोपोलीज के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा रहा था। इंडिया के अंदर में इट इज कॉम्पिटिशन लॉ 2002 का, जिसके अंदर में हमने एक बॉडी बनाई है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 के अंदर में, जो बेसिकली कॉम्पिटिशन को प्रोटेक्ट करती है। एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्रोविजंस क्या है मेन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के? तो सेक्शन 3 है जो कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जैसे किसी ने कार्टेल बना लिया, बिड को रिग कर लिया कि हम सब डिसाइड कर लेते हैं कि हर कोई टेंडर में क्या बिड करेगा, या हमने प्राइस फिक्स कर ली कि मार्केट में इस प्राइस से कम में कोई नहीं बेचेगा। फोर्थ इज प्रोहिबिट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। तो कोई पर्टिकुलर कंपनी जिसकी लेट्स से उस मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है, जैसे आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि जो गूगल है वो इंटरनेट के अंदर में या सर्च मीडिया के अंदर में एक डोमिनेंट पोजीशन पे, तो उसको अगर वो अब्यूज करता है, मिसयूज करता है, तो उसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हो। जैसे अनफेयर प्राइसिंग देना, प्रीडेटरी प्राइसिंग करना या मार्केट एक्सेस को डिनाई कर देना। जो एलिगेशंस कहीं ना कहीं एप्पल के ऊपर पे भी लगती हैं कि एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके ऊपर पे वो मार्केट एक्सेस डिनाई कर देता है अगर आप एप्पल की पॉलिसीज को नहीं मानते हैं। और पॉलिसी वो नाम की होती है, बेसिकली वहां पे कहीं ना कहीं एप्पल जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करता है। और सेक्शन 5 और 6 के अंदर में क्या है कि अगर दो बड़ी कंपनीज लेट्स से मर्ज होना चाहती हैं, एक बड़ी कंपनी दूसरी को एक्वायर करना चाहती है और ये मर्जर या एक्विजिशन से कंपटीशन
कंपटीशन को इंपैक्ट हो सकता है। ऐसे समझिए कि कल रिलायंस जियो और एयरटेल डिसाइड करें कि हम मर्ज होकर एक रिलाय टेल बना ले या जियो टेल बना ले, तो इस टाइप की अगर कोई कंपनी बनेगी तो अगर उससे कंपटीशन को फर्क होता है तो उनको भी रेगुलेट करने की पावर आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ ऑन एंटीट्रस्ट लॉ? तो सिंपल सा आंसर ये है कि कहीं पर भी WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट है आपके, उनके अंदर में बात जरूर है कंपटीशन की, बट कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं है जो यहाँ पे कंपटीशन को, वर्ल्ड कंपटीशन को, इंटर कंट्री कंपटीशन को, कंपनीज के कंपटीशन को रेगुलेट करता हो। सो देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ ऑन इट। नेक्स्ट पे आते हैं जस्टिस ऑन होल्ड इंडियाज कोर्ट आर क्लॉक। तो एक डेटा आया है आपका जिसके अंदर में हमें जो इंडियन कोर्ट्स की पेंडेंसी है वो पता पड़ती है। मोर देन, टोटल देखा जाए तो मोर देन 6 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन दी इंडियन कोर्ट्स। मोर देन 5 करोड़, माय अपॉलॉजी, 5 करोड़ केसेस हैं 4.5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर में, 62 लाख हाई कोर्ट्स में, 81,000 प्लस केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है। आउट ऑफ टोटल पेंडेंसी आपके जो 66% क्रिमिनल केस, 63% सिविल केसेस हैं वो 10 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। हाई कोर्ट बाय स्टेट में देखा जाए तो हमने सिर्फ डेटा देखना है हमें, तो हाईएस्ट पेंडेंसी आपके जो लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट पॉपुलर स्टेट है वही है, तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है। और लोएस्ट पेंडेंसी जो आपका एक स्मॉल स्टेट है विद लो पॉपुलेशन है, सिक्किम, सबसे कम पेंडेंसी वहीं पर है। तो वेरी इजी टू रिमेंबर, जहां ज्यादा पॉपुलेशन वहां ज्यादा पेंडेंसी भी है, जहां कम पॉपुलेशन वहां कम पेंडेंसी भी है। नेक्स्ट पे आते हैं चाइना ऑफर सब्सिडी इन अ बिड टू बूस्ट बर्थ रेट। तो यहां पे चाइना के अंदर में चाइनीज गवर्नमेंट जो है, बिकॉज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैड अ वन चाइल्ड पॉलिसी, उस वजह से वहां क्या है, अब एक डेमोग्राफिक डिजास्टर होना स्टार्ट हो चुका है। एंड व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिजास्टर? कि वहां पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है और जो नई पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो कम होती जा रही है। और यही डेफिनेशन होती है डेमोग्राफिक डिजास्टर की, जो बिल्कुल अपोजिट है। किसका अपोजिट है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या होता है? वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होती है, और यहां पे इसका उल्टा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है और वर्किंग एज पॉपुलेशन यहां पे कम है। ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर हमारे पास में ये पर्टिकुलर न्यूज आई है कि चाइना जो है वो बर्थ रेट को यहां पे इंप्रूव करने के लिए $500 पर चाइल्ड की सब्सिडी दे रहा है टू एनीवन हु हैज अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 इयर्स, या अब फ्यूचर में कोई भी करेगा। एंड वन ऑफ द रीजन इज कि व्हेन दे डिड अ स्टडी, बट इट्स अ ग्लोबल स्टडी आल्सो, इट्स अ स्टडी फॉर इंडिया आल्सो, यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, उसके अंदर में एक मेजर रीजन जो आ रहा है रिगार्डिंग व्हाई बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग इज दैट पीपल बिलीव दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू रेज अनदर चाइल्ड। तो रेज अनदर चाइल्ड, तो इस वजह से लोग फैमिली प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कंसिडरिंग टू हैव अ सेकंड चाइल्ड एंड इन सम केसेस नॉट इवन हैविंग अ फर्स्ट चाइल्ड। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए आपकी जो चाइना है वो बहुत डेस्परेट है और उसने अब $500 पर पर्टिकुलर पर चाइल्ड की यहाँ पे सब्सिडी अनाउंस करी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे करें। चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी उसने 2016 में एंड कर दी थी एंड 21 के अंदर में 3 चाइल्ड तक की पॉलिसी ला दी गई थी, और अब ये 3 चाइल्ड पॉलिसी भी एंड हो चुकी है। मतलब कितने, कोई जितना चाहे उतने बच्चे कर सकता है, बट इट इज वेरी टफ। यू कैन इजीली आस्क समवन टू नॉट प्रोड्यूस मोर चाइल्ड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस समवन टू बेसिकली हैव मोर चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल पॉपुलेशन रैंकिंग में सबसे पॉपुलर इंडिया हो चुका है, देन चाइना है, देन यूएस है, इंडोनेशिया, देन पाकिस्तान। ये जो पर्टिकुलर डेटा है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जब इंडिया का सेंसस आ जाएगा तब हम भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो चीज शो करना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट आर द कंट्रीज व्हिच आर फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन? तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, इटली, जर्मनी आर फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, दे आर फेसिंग अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन डिक्लाइन। इंटरेस्टिंगली माइग्रेशन को कुछ कंट्रीज प्रमोट कर रहे थे अभी तक, जैसे कि यूएस है, एंड one reason why US does not have a declining population is because of the high flow of migrants into that particular country. Otherwise जो US की ओरिजिनल पॉपुलेशन है या लोकल पॉपुलेशन, ओरिजिनल तो उनको भी नहीं कहेंगे, ओरिजिनल तो रेड इंडियंस है वहां के, बट जो वहां की यूरोपियन पॉपुलेशन जो वहां बसी है इतने सालों में, वो भी वहां रिड्यूस हो रही है। What about fertility rate? So replacement rate एक fertility rate होती है जो 2.1 child per women होता है in their reproductive age। ये जो इंडिया की है, ये by India's account it is 2.0, by UNFP account it is 1.9, which means India's population is also declining. तो India, Bangladesh, Brazil, all of these countries are having a declining population. There are only few countries, all mainly in the continent of Africa, Nigeria, Congo, Ethiopia are some countries which have a higher birth rate, which have a birth rate of more than 3 children per particular women.
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं टूर दी फ्रांस। तो बेसिकली जो ये वन लाइनर स्पोर्ट्स का हो गया, बट दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो आपकी साइकिल रिलेटेड टूर्नामेंट्स होते हैं उसका सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है इक्विवेलेंट टू एन ओलंपिक्स, इट इज बेसिकली टूर दी फ्रांस। इट्स लाइक दिस वर्ल्ड कप इन साइकिलिंग। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट हुआ था और इस बार स्लोवेनिया के, आई थिंक स्लोवेनिया ही है, ओके, स्लोवेनिया के ही टाडेज पोगाकार जो है, इन्होंने इस बार का आपका जो टूर डी फ्रांस है, जो साइकिलिंग टूर्नामेंट है 21 डेज का, इसको जीता एंड ही हैज वॉन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट फॉर द 4th टाइम। और ये इनका 26 एज के अंदर में है एंड ही इज वेरी यंग ऑल्सो, सो प्रोबेबली ही इज गोइंग टू विन मोर टूर्नामेंट्स इन फ्यूचर ऑल्सो। तो टाडेज पोगाकार ने इस बार का जो पर्टिकुलर टूर डी फ्रांस है वो जीता है। 1903 में इसको स्टार्ट किया गया था, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम ही इंटरप्ट हुआ है। 21 डे लॉन्ग पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं, करीब 23 डेज तक ये टूर्नामेंट चलता है। ओके, टाडेज पोगाकार ने जीता है। मोस्ट टूर डी फ्रांस किसने जीते हैं? जैकिस एंकेटिल हैं फ्रांस के। लांस आर्मस्ट्रांग का आपने नाम भी सुना होगा, ही वाज अ कैंसर सर्वाइवर एंड ही हैड वॉन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट फॉर 7 consecutive years, but later on he came to Oprah Winfrey show where he said that he has to basically confess something, and he confessed that he was taking performance enhancing drugs which led to winning in this tournament. Because of this all his title was stripped. So the most successful player currently, there are 4 people who have 5 titles, one of them is Jack Anquetil. Okay, first winner was Maurice Gareth, 1903 में जो टूर डी फ्रांस हुआ था उसके थे। इसके अलावा 3 ऐसे टूर्नामेंट है जिनको 3 ग्रैंड टूर्स बोला जाता है, जिसमें एक टूर डी फ्रांस हो गया, एक स्पेन का होता है, एक इटली का होता है, तो एक का है गिरो डी इटालिया एंड एक का है वेल्टा आ स्पाना। ओके, तो ये 3 टूर्नामेंट्स हैं जो द 3 ग्रैंड टूर्स बनाते हैं आपके इस पर्टिकुलर चीज के। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 5 इयर्स ऑफ एनईपी। एनईपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब तक इसका क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे लिए हर साल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उसके 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। इंडिया की ये 3rd पॉलिसी है, 2 पॉलिसी से पहले से आई थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए एनईपी 1 कब आई थी, 2 कब आई थी, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन एनईपी 1, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन एनईपी 2। क्या क्या चेंज हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है कि हमने जो हमारा करिकुलम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है स्कूल का, उसको चेंज करा है। तो 10+2 स्ट्रक्चर से हम शिफ्ट हो चुके हैं 5+3+3+4, और ये 4 स्टेजेस कौन सी हैं? 5 इयर्स ऑफ फाउंडेशनल प्री प्राइमरी टू क्लास 2, देन 3 इयर्स ऑफ योर प्रिपरेटरी क्लासेस 3 to 5, देन 3 इयर्स ऑफ योर मिडिल क्लासेस 6 to 8, एंड देन सेकेंडरी 4 इयर्स ऑफ योर 9 to 12 क्लासेस। तो ये 4 हैं। एंड इसके अलावा वी आर फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो जिसके अंदर में हम अभी तक सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्स कर चुके हैं, बट बाय 2030 वी हैव अ गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग द प्री प्राइमरी ऑल्सो। तो जो आपकी 3 इयर्स की एज है वहीं से ही हर कोई स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा। जादवी पिटारा किड्स की बात है, एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस करी है, जिसमें फन तरीके से बच्चों को कुछ सिखाया जाता है। निपुण भारत मिशन है, जिसके अंदर में हम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी के ऊपर पे वर्क कर रहे हैं, सो दैट कि जो एटलीस्ट क्लास 3rd तक के बच्चे हैं उनका जो फाउंडेशन लिटरेसी बैकग्राउंड है, उनकी फाउंडेशनल जो मैथ्स है वो बेटर हो जाए। और 21 में लॉन्च किया था और इसका भी हम 2030 तक इसको हम यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एकेडमिक क्रेडिट सिस्टम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन फ्यूचर इफ यू फील लाइक यू हैव चूजन द रॉन्ग स्ट्रीम या यू हैव नाउ फाउंड अ न्यू इंटरेस्ट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लीव योर पर्टिकुलर कोर्स इन बिटवीन एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन बिटवीन। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आपने डिग्री नहीं पूरी करी, 4 साल नहीं दिए, 5 साल नहीं दिए, तो आपका जो पूरा 2-3 साल अगर आप निकाल दें वो खराब हो जाएगा। अगर आप 1 साल पूरा कंप्लीट करते हैं किसी स्कूल में या कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेज के अंदर में, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल का अगर कोर्स कर लेते हैं तो डिप्लोमा, और 4 साल की डिग्री होगी तो 4 साल की डिग्री करते हैं तो डिग्री मिल ही जाएगी आपको। तो आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हो। देन थर्ड थिंग इज CUET, नाउ इट इज ऑलरेडी वेरी फेमस। तो एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लेकर आने की बात है जो सारे एग्जाम्स के लिए होगा। ऑब्वियसली क्लैट अलग रहेगा, इसके लिए अलावा नीट अलग रहेगा, IIT का अलग रहेगा, बट देयर वुड बी अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो सबको इनको कोऑर्डिनेट करके अटेम्प्ट करवाएगी। 22 में आ चुका था, सारे जो एग्जाम्स है उनकी जगह भी सिंगल एग्जाम करने की कोशिश होगी। एटलीस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और फ्यूचर में स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन सबके लिए यही एग्जाम एक इनफ रहेगा।
फिर बोर्ड एग्जाम्स के रिफॉर्म्स की बात है, तो देयर इज अ प्रपोजल एंड प्रोबेबली दिस हैज बीन एक्सेप्टेड एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर 2026 ये चीज होगी कि 10th के जो बोर्ड्स होंगे वो साल में 2 बार होंगे। सो इन केस अगर किसी को लगता है ही हैज टू इंप्रूव हिज स्कोर, शी फील्स लाइक दैट शी डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जाम, तो वो वापस से अपना एग्जाम दे सकती है। बिकॉज ऑफ सम रीजन दे कुड नॉट अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर 10th बोर्ड, तो वो 6 महीने बाद फिर से दे पाएंगे। इसके अलावा 4 ईयर की अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री हो जाएगी, तो जो यूजी डिग्रीज होती है जो 3 साल या 5 साल की होती है, उसकी जगह 4 डिग्री यूनिवर्साइज करी जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केरला इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर चुकी है। एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट अंडर दी NEP 2020 कि 5th क्लास तक मदर टंग के अंदर में पढ़ाने की पर्टिकुलर फैसिलिटी होनी चाहिए, तो सबके पास में मदर टंग का ऑप्शन होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की कंट्रोवर्सी है। NEP रिक्वायर्स की 3 लैंग्वेज पढ़ानी है आपको हर किसी स्कूल के अंदर में, जिसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉट नेसेसरली हिंदी। 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़ाइए और 1 आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, तीनों आप इंडियन भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम UGC को रिप्लेस करने के लिए एक बिल लेकर आए हैं, HECI बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो लीगल और मेडिकल एजुकेशन के अलावा बाकी सब सेक्टर्स को, एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट था कि गवर्नमेंट वर्क कर रही है मिनिमम वेज और वर्क कर रही है लिविंग वेज को लाने के लिए टू रिप्लेस मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज जो होती है वो सिर्फ आपके जो फिजिकल सस्टेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, लिविंग के लिए रिक्वायर्ड होती है वो होती है, बट लिविंग वेज क्या है उससे थोड़ी ज्यादा होगी, जिसके अंदर में सिर्फ हम बेसिक सस्टेनेंस नहीं देखेंगे, हम रोटी देखेंगे, कपड़ा देखेंगे, मकान देखेंगे, बट इसके अलावा एजुकेशन भी बच्चों की देखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी हम उसके अंदर में देखेंगे, थोड़ा बहुत पैसा उसके सेविंग्स का, इन सब का भी उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अभी इंडिया के अंदर में मिनिमम वेज आपको गारंटीड मिलती है अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, जिसके अंदर में सेंटर और स्टेट दोनों मिनिमम वेजेस डिक्लेयर कर सकती हैं। अब हम इसको एक लिविंग वेज से रिप्लेस करना चाहेंगे, विच कैन बी डिफाइंड एज अ बेटर वेजेस, सो दैट एक लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके। एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग सेड एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक्स अबाउट मिनिमम वेज, इट टॉक्स अबाउट गारंटीइंग अ लिविंग वेज एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट हैज द रिसोर्सेज। ओके, सो सेंट्रल स्टेट दोनों ही करती हैं। स्टेट और यूटी में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट आपकी अगर मिनिमम वेज है, स्टेट प्लस यूटी कंबाइन करो तो दिल्ली सबसे हाईएस्ट आपको यहाँ पे मिनिमम वेज देता है। सिर्फ स्टेट्स की बात करी जाए तो केरला हो जाएगा, और लोएस्ट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे फिर से वो करेक्शन रह गया है, इट्स नॉट मेघालय, इट इज बिहार, जहां पे लोएस्ट मिनिमम वेज है। नेक्स्ट पे आते हैं रिगार्डिंग ओलंपिक्स है, तो बेसिक्स ऑफ ओलंपिक्स हमने कवर किया था। इसमें मेन चीज ये थी कि 2036 के लिए इंडिया और कतर दोनों बिड कर रहे हैं, और दोनों के पास में कुछ प्रोमिसेस हैं। कतर के पास में रिसेंटली एक बहुत अच्छा फीफा वर्ल्ड कप को करने का एक्सपीरियंस है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इट्स अ कंट्री which has a lot of population which in future can become the consumer of these particular sports, and this would send a signal to developing country also कि आप भी ये पर्टिकुलर गेम्स को होस्ट कर सकते हैं। दिस वुड पॉपुलराइज द ओलंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड द नियर बाय कंट्रीज ऑल्सो। तो दोनों साइड्स के आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। 28 का ओलंपिक्स आपका इज टू बी होस्टेड लॉस एंजलिस, 2032 का ब्रिस्बेन, दिस हैज बीन डिसाइडेड। 2036 में 2 मेन कंट्रीज हैं जो बिड कर रहे हैं, इंडिया और कतर है। इसके अलावा तुर्की, जर्मनी, इंडोनेशिया, हंगरी, दीज आर ऑल्सो ट्राइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप, दिस पर्टिकुलर ओलंपिक्स। सबसे सक्सेसफुल कंट्री इज USA। इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस टोक्यो 2020 में था। हाउएवर ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लैट ईयर में पूछ ले गए, फिर भी यू नेवर नो, दे माइट आस्क इट अगेन। नेक्स्ट पे आते हैं, तो पहलगाम को लेके हमारा डिस्कशन था आपका अभी बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा राज्यसभा में दोनों के अंदर में ये डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग द रिस्पांस गिवन बाय इंडिया अंडर द ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पे डायलॉग चल रहा है, और वहां पे ये न्यूज आती है कि जो 3 टेररिस्ट आपके उस पहलगाम ग्रूसम पहलगाम मर्डर्स के अंदर में इन्वॉल्व थे, उन तीनों को हमारे आर्म फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया है। तो उसकी डिटेल्स हमने पढ़ी थी। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो ऑपरेशन कौन था और इसमें कौन से पर्टिकुलर आर्मी के यूनिट्स और आपकी पुलिस इन्वॉल्व थी। तो इसमें ऑपरेशन महादेव हमने करा था। व्हाई इट इज नेम्ड ऑपरेशन महादेव? बिकॉज वो जो पीक है डचीगाम फॉरेस्ट श्रीनगर में, उसका नाम महादेव पीक है। डचीगाम फॉरेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। दीज वर द 3 ऑपरेटिव्स, और ये जो ऑपरेशन था ये सबने मिलकर करा है, बट सबसे मेजर है इसमें 4 पैरा यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी, CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने बेसिकली फाइनल एक्शन यहां पे लिया था।
नेक्स्ट पे आते हैं प्रलय मिसाइल, हमने कवर करी थी। डीआरडीओ ने नई मिसाइल, नई तो नहीं है, पुरानी है, बट इसकी 2 बैक टू बैक हमने सक्सेसफुल टेस्टिंग करी है, विच मींस नाउ दिस कैन बी इंडक्टेड इनटू आवर आर्म फोर्सेस। तो प्रलय मिसाइल है जो एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये बैलिस्टिक ही होती है, ट्रेजेक्टरी होती है इनकी भी, इसी तरीके से मूवमेंट करती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, बट ये लोअर आपकी जो लो लेवल होता है, लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर पे ये मूव कर सकती हैं, तो इनको रडार से कैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये इजीली टारगेट कर सकती हैं। इसकी रेंज 150 से 500 है और ये सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल को यूज करती है। नेक्स्ट हमने एनपीसी और एनपीआर पढ़ा था। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज द रजिस्टर फॉर ऑफ द यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो एक कंट्री में, इंडिया के अंदर में कौन कौन लोग रह रहे हैं 6 महीने से या अगले 6 महीने रहेंगे, उन सबका इसमें डेटा होता है। सो इट इज बेसिकली अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स। हु इज अ यूजुअल रेसिडेंट? जो 6 महीने से रह रहा है या टोटल 6 महीने इंडिया में मिनिमम रहने वाला है। तो ये सिटीजन्स का रजिस्टर नहीं है, ये आपके रेसिडेंट्स का रजिस्टर होता है। तो एनपीआर सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अंदर में करा जाता है। 2010 में हमने पहली बार इसको बनाया था, 2015-16 में अपडेट किया गया था, बट तब से अपडेट नहीं हुआ है। तो हमें इसमें अराउंड 119 करोड़ का डाटा है, बट अब पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो चुकी है पिछले 10 साल में। मैनी पीपल हैव डाइड आल्सो, इस रजिस्टर में उनका नाम एलिमिनेट करना है हमें और नए लोगों का नाम भी एंटर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या है? तो जो हम पॉपुलेशन रजिस्टर बनाते हैं यूजुअल रेसिडेंट का, इसमें से हमें सिटीजन्स को अलग निकालना है। तो वो जो सिटीजन्स के लिए रिकॉर्डिंग हमें करनी है वो हमने नहीं करी है, और गवर्नमेंट ने यहां दिया है कि हमें एनपीआर और एनआरसी का अभी इस पर्टिकुलर सेंसस एक्सरसाइज में ऐसा कोई मोड नहीं है। इन एनी केस देयर इज वन स्टेट जिसने एनआरसी कंडक्ट करा था बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बट उस स्टेट के अंदर में बहुत बड़ा इश्यू हो गया बिकॉज in that particular NRC जो data आया that was very shocking and it was found that in a single state there were 19 lakh people who could not prove their citizenship। तो यहाँ पे 19 lakh people ऐसे थे जो इंडियन सिटीजनशिप जिनके पास नहीं थी। तो you don't know what you have to do with those particular people because रिपोर्ट करना इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पॉसिबल नहीं है। एंड one of the reason why they were not able to prove is कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी उनके पास में वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, मे बी बिकॉज बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन किसी फ्लड के अंदर में खो गई थी या किसी पर्टिकुलर डिजास्टर में गायब हो गई, या बिकॉज ऑफ द नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ योर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, तो वो प्रूव नहीं कर पाए थे। तो असम इज दैट स्टेट जिसने एनआरसी कंडक्ट किया, ओनली स्टेट जिसने एनआरसी कंडक्ट किया। ऑल इंडिया एनआरसी आज तक नहीं हुआ है। Next is Kaziranga in Assam records 3rd highest tiger density in India after Bandipur Corbett। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर में हमने एक पर्टिकुलर टाइगर काउंट किया है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन यही है कि जब टाइगर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ स्क्वायर किलोमीटर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर्स तो हैं कर्नाटका के बांदीपुर में, उसके बाद है कॉर्बेट में। तो यहाँ पे डेटा चेंज हुआ, यूजुअली कॉर्बेट टॉप पे था पॉपुलेशन डेंसिटी में, बांदीपुर टॉप पे है, कॉर्बेट अब सेकंड हो चुका है पॉपुलेशन डेंसिटी में, और थर्ड पे काजीरंगा आया है। तो बहुत सारी डिटेल्स हमने कर ली थी। टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स है। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है, हाईएस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके वहां पे टाइगर रिजर्व्स में है। फिर कर्नाटका आता है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व विच इज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, अर्लियर ओनली इन आंध्र प्रदेश। और स्मॉलेस्ट है आपका बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र के अंदर है। टाइगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया के अंदर ही हैं। सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहां पे है, नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कहां पे है रिजर्व्स के अंदर में, तो जिम कॉर्बेट फर्स्ट है और बांदीपुर सेकंड है। डेंसिटी में बांदीपुर फर्स्ट है, जिम कॉर्बेट सेकंड है, जस्ट बिकॉज जिम कॉर्बेट का साइज बहुत बड़ा है, और थर्ड पे नागरहोल है। न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व 58 टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है, तो 9th टाइगर रिजर्व जो है माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, दिस इज द लेटेस्ट रिजर्व। किसके अंदर में होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में हमने एक बॉडी बनाई है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो बेसिकली यहाँ पे ये टाइगर्स को प्रोटेक्ट करती है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट आईएमएफ ने यहाँ पे जीडीपी को अपडेट करा है। एज पर आईएमएफ आर जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू बी 6.4, अर्लियर फोरकास्ट वाज 6.2%, नाउ इट हैज बीन रेज्ड टू 6.4%। तो आईएमएफ की डिटेल हमने करी थी, नॉट इन वेरी मच डिटेल बिकॉज हम इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कवर करते हैं। 1944 में क्रिएट करा गया था ब्रेटन वुड्स के अंदर में, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। और 1945 से ये ऑपरेट होना स्टार्ट हुआ। वॉशिंगटन के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, 190 मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। दीज आर द objectives basically to balance the external market या balance the exchange rate also। okay, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसकी बहुत फेमस पर्टिकुलर एक बुक है जिसके अंदर में ये डेटा आपका आता है, और आईएमएफ ने यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर जीडीपी फोरकास्ट है उसको इंक्रीज
इंक्रीज करा है। नेक्स्ट पे आते हैं उधम सिंह। तो जुलाई 31 जो है उसको मार्टियर्स डे माना जाता है उधम सिंह का। हु वाज उधम सिंह? तो उधम सिंह वाज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड ही वाज समवन हु वाज very much impacted by the Jallianwala Bagh massacre and the unresponsiveness shown by the British government in basically punishing the people who were responsible for Jallianwala Bagh massacre. तो what he did was he took matter into his own hands. He went to London और वहां पे जो ओ डायर थे, जो वहां के LG थे, पंजाब के जो गवर्नर थे, उनको जाके उन्होंने शॉट डेड कर दिया। लेटर ही was caught, he was arrested, caught, tried and hanged on July 31st. तो इसलिए इसको हम मार्च 31 को आपका मार्टियर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। निसार सैटेलाइट के बारे में डिटेल्स हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। निसार नासा और इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रेडार है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ योर निसार। कहां से लॉन्च करा है? इंडिया से ही लॉन्च करा था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है आपका, और यही है जहां से अभी आपके होते हैं। इसके अलावा कुलशेखरीपट्टनम जो है आपका, वो दूसरा हम स्पेस पोर्ट बना रहे हैं। रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है GSLV F-16, जिससे हमने इसको लॉन्च करा है। दैट इज द वेट। मिशन लाइफ 5 साल की है। क्या है ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, क्लाइमेट चेंज में हमें हेल्प करेगी। एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैनग्रोव्स के कंजर्वेशन को लेकर है, और मैनग्रोव्स के कंजर्वेशन के लिए जो स्कीम है दैट्स नेम इज मिष्टी। मिष्टी आपका एक बंगाली टर्म भी होता है, मीठा। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम प्रोग्राम लॉन्च करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में है। 23 में इसको लॉन्च किया था, जिसके अंदर में हम मैनग्रोव प्लांटेशन कर रहे हैं सो दैट इंडिया की कोस्ट लाइन और सॉल्ट पैन्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर सके। क्योंकि अगर आप मैनग्रोव्स को देखोगे तो ये एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है। अगर कोई बहुत हाई वेव आती है या लेट्स से वाटर लेवल इंक्रीज होता है, तो आपकी जो इनर एरियाज हैं वो बेसिकली प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम सी वाटर। सुनामी में ये प्रोटेक्शन का हेल्प करता है। नेक्स्ट पे आते हैं रशियन अर्थक्वेक ट्रिगर्स सुनामी वेव्स इन जापान यूएस। तो आपके रशिया के अंदर में आपका अर्थक्वेक आया था। कहां पे आया था? तो ये कि कामचटका पेनिनसुला है जो रशिया का पार्ट है, बट ये जो कामचटका पेनिनसुला है दिस इज डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड योर जापान। ओके, जापान इसको अपना पर्टिकुलर पार्ट बताता है। एनीवे, यहां पे आपका पर्टिकुलर अर्थक्वेक आया था। अब आपको लगता होगा कि भाई रशिया में अर्थक्वेक आया तो यूएस में क्या इश्यू है? तो भाई आपको हमें आदत क्या होगी मैप देखने की हो गई, बट अगर आप ग्लोब देखोगे तो अगर यहां आएगा तो ये पर्टिकुलर जो आपका सुनामी है ये रीच कर सकता है टू द यूएस ऑल्सो, इजीली वहां तक पहुंच सकता है। तो अर्थक्वेक आया वहां पे, और इसके सराउंडिंग एरियाज में जापान में वहां पे सुनामी का जो खतरा है वो बढ़ चुका है। तो कामचटका पेनिनसुला के बारे में यहां रिपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं इंडिया पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ डर्टी हैरिश शैडो। तो यहां पे इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कस्टोडियल डेथ, द हाई नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ विच आर बीइंग रिपोर्टेड, एंड ऑल्सो दिस नंबर इज ऑल्सो अंडर रिपोर्टेड सिंपली बिकॉज बहुत सारी कस्टोडियल डेथ्स जो होती हैं वो सुसाइड एक्सीडेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करके उन पे रिसर्च नहीं होती, बिकॉज यूजुअली पुअर पीपल आर इन्वॉल्व। पुलिस टॉर्चर करती है और उस चक्कर में बहुत बार डेथ हो जाती है और उन पर्टिकुलर नामों को करा भी नहीं जाता है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? दैट इज द सॉल्यूशन हैज बीन गिवन कि बॉडी कैमरा यहाँ पे हमेशा होना चाहिए। पुलिस स्टेशन के अंदर में भी सीसीटीवी, नॉट जस्ट इन आवर प्रिजन। जेल अलग होता है, पुलिस स्टेशन का लॉकअप अलग होता है। ज्यादातर ये कस्टोडियल डेथ्स होती हैं ये पुलिस कस्टडी में होती है। जब पर्सन पुलिस लॉकअप के अंदर में है तो वहां सब जगह आपके सीसीटीवी होना चाहिए, एंड सिंपली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमें इन पुलिस वालों की। ओके, 23 का लोकसभा रिप्लाई है। 687 पीपल हैड डाइड इन पुलिस कस्टडी अक्रॉस इंडिया इन द 5-year पीरियड, यानी हर हफ्ते 2 से 3 लोग कस्टोडियल डेथ हो रही है। स्टेट जहां पे हाईएस्ट नंबर है गुजरात टॉप पे, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो गुजरात के अंदर में देयर इज अ वेरी हाई नंबर ऑफ पीपल हु आर डाइंग इन पुलिस कस्टडी। इट इज नॉट द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ऑल्सो इट इज नॉट अ स्टेट विच इज लेट्स से वेरी इल फेमस फॉर लेट्स से क्राइम्स एक्सेट्रा। तो वहां पे इतनी कस्टोडियल डेथ्स क्यों हो रही हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे जो पुलिस है वो मिसयूज कर रही है अपने पर्टिकुलर पावर का। तो गुजरात स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ होती है। व्हाट आर द रीजंस? तो रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि एक तो पुलिस के पास में जब एक्सेस पावर होती है तो उसका मिसयूज होता ही है। सॉल्यूशंस क्या है? तो सीसीटीवी सर्वेलेंस है आपके पुलिस लॉकअप, पुलिस के अंदर में पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी सर्वेलेंस हो गए। ट्रेनिंग करके आप सच में बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, और ट्रेनिंग ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग करना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इनका जो पर्टिकुलर ह्यूमन साइड है वो भी आपका ओपन रहे। और एक पॉइंट जो यहाँ पे फिगर आउट हो रहा है वो ये कि ऑफिशियल डेटा बहुत कुछ छुपाता है, कंसील करता है, एंड दैट इज बिकॉज कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सामने आती ही नहीं।
फिर यहाँ पे 2 केसेस बताए हुए कि डीके बसु केस है जिसके अंदर में अरेस्ट के टाइम पे क्या गाइडलाइंस होती हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन्यूमरेट करी थी। केएस पुट्टुसामी है जिसने बोला कि जो डिग्निटी है, बॉडीली ऑटोनॉमी मेरी प्रिवेसी है वो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ये भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। 273 रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसने यहाँ पे एंटी टॉर्चर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया था। एज ऑफ नाउ वी डू नॉट हैव एनी लॉ जो टॉर्चर के अगेंस्ट में फंक्शन करता हो, और इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर जिसमें पुलिस कस्टडी भी इन्वॉल्व हो जाएगी उसको साइन नहीं करा है। और 25 में इंडिया वाज रैंक्ड एज अ हाई रिस्क कंट्री इन द ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स। तो एक पर्टिकुलर टॉर्चर इंडेक्स भी है जिसमें कंट्रीज के पुलिस स्टेशंस में या डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में अगर किसी का टॉर्चर होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के थ्रू, उसमें इंडिया की रैंकिंग हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करती है। और करंटली ना इंडिया का कोई भी एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है दैट इज नीडेड। इसके बाद आते हैं हम अगस्त 1 की न्यूज के ऊपर पे। वर्ल्ड वाइड वेब डे अगस्त 1 को होता है। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? सो फादर ऑफ इंटरनेट इज टिम बर्नर्स-ली एंड ही वाज अ साइंटिस्ट एट सर्न। सर्न आपकी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी है जहां पे आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हो इन बेसिकली योर एटॉमिक फिजिक्स। उसके ये साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट है टिम बर्नर्स-ली, एंड ही वाज सो ग्रेट दैट इन्होंने इस पर्टिकुलर इन्वेंशन को फ्री कर दिया था सबके लिए। www जो कह सकते हैं हम, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट करा था, जिसके थ्रू ही हम आप और मैं बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल्स, आपके वीडियोस, आपकी फोटोज सबको एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और पूरा इंटरनेट जो आज हम यूज कर रहे हैं वो इसी के ऊपर पे ही तो बेस्ड है। तो ओके, तो ये जो पर्टिकुलर क्रिएशन है टिम बर्नर्स-ली की थी, ही क्रिएटेड इट ऑन 1 अगस्त, इसलिए हम वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाते हैं ऑन अगस्त 1 को। इसको हम इंटरनेट डे भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे आते हैं। मोदी टू इनॉग्रेट साइंस कॉन्फ्रेंस टू मार्क एमएस स्वामीनाथन बर्थ सेंटिनरी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइंस कॉन्फ्रेंस करी है जिसकी थीम थी बायो हैप्पीनेस, और ये बेसिकली एमएस स्वामीनाथन के जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर पे फोकस करती है, जिसमें सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूज, फूड सिक्योरिटी, इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पे बात है। इसके अंदर में ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो है कॉन्फ्रेंस की बात। हमें मेन फोकस है रिगार्डिंग एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन हु डाइड रिसेंटली एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द भारत रत्न प्रीवियस ईयर ओनली, was a very big figure at least in the agriculture sector. That's why he is known as the father of green revolution in India. इंडिया में जो बेसिकली हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एमएस स्वामीनाथन इनटू इंडिया। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज है। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ये डायरेक्टर जनरल की तरह सर्व करा है। IRRI जो फिलीपींस में है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ये हेड रह चुके हैं जो राइस की जिन्होंने हाई यील्ड वैरायटी बनाई थी। वर्ल्ड फूड प्राइस 87 का जो नॉर्मन बोरलो जो आपकी बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो वर्ल्ड का पहला फर्स्ट फूड प्राइज दिया गया था वो इन्हीं को ही अवार्ड किया गया था। ही ऑल्सो हेडेड द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, जिसने यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको इंक्रीज करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था। बहुत अवार्ड्स मिले, सबसे इंपॉर्टेंट भारत रत्न है। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है जो फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज नॉट जस्ट अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बट ऑल्सो फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। इसके अलावा ही हैज बीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा ऑल्सो। तो ये सब इनके बेसिकली एड के अवार्ड्स हैं। स्टेशन इन लद्दाख begins research to stimulate life on Mars। तो मार्स के ऊपर पे नाउ वी आर थिंकिंग कि शायद फ्यूचर में वी वुड हैव अ कॉलोनी ऑन मार्स। तो अगर हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है, सो नो बेटर प्लेस देन टू गो टू वन ऑफ द सेक्लूडेड प्लेस, वन ऑफ द डिफिकल्ट प्लेस एंड देयर यू बेसिकली डू योर एक्सपेरिमेंट्स। और ऐसा ही एक एनवायरमेंट हमें मिलता है लद्दाख के अंदर में, और वहां पे हमने ये होप मिशन वहां पे करा है, ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन मिशन। प्रोटो प्लैनेट करके बैंगलोर बेस्ड स्पेस साइंस प्रोपोजिशनरी सिस्टम कंपनी है, ये प्रोपलाइजेशन कंपनी है जो बेसिकली फ्यूचर में आपके रॉकेट्स बनाएगा। सोकर करके जगह है जो बहुत एक सेक्लूडेड प्लेस है, इट्स वेरी हार्श एनवायरनमेंट देयर, हार्श क्लाइमेट देयर। तो वहां पे ये लोग जाएंगे और वहां पे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, रेडी करेंगे अपने आप को कि अगर फ्यूचर में मार्स में हमें कॉलोनी बनानी है तो उसके लिए हमें किस टाइप की कंडीशंस को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। तो फ्यूचर मैन मिशन के लिए मून और मार्स के लिए यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है होप मिशन।
सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप तेलंगाना स्पीकर ओवर पेंडिंग डिफेक्शन पिटीशन अगेंस्ट 10 बीआरएस एमएलए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को यहां पे 3 मंथ का टाइम लिमिट तो दे ही दिया है फॉर टेकिंग अ डिसीजन ऑन एनी बिल व्हिच हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पे एक तेलंगाना स्पीकर को भी पुल अप किया बिकॉज जो डिफेक्शन के केसेस होते हैं उसके अंदर में इट इज द स्पीकर व्हिच हैज टू टेक द डिसीजन। तो यहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है वो डिसीजन नहीं ले रहा बहुत टाइम से, तो इसमें पुल अप किया और यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस डिसीजन को भी इनको 3 महीने के अंदर में लेता है। तो यहां पे ये कोई इन्होंने ऐसा रूल नहीं बना दिया कि 3 मंथ्स में इंट्रोडक्शन का लो, बट यहां पे प्रॉपर बात अपना ओपिनियन पुट अप करा है सुप्रीम कोर्ट ने। इट हैज आस्क्ड द पार्लियामेंट टू बेसिकली चेंज द लॉ एंड प्रोवाइड फॉर अ टाइम लिमिट और रेदर देन अलाउइंग द स्पीकर और द चेयरमैन टू टेक अ डिसीजन इट शुड बी गिवन टू सम अदर बॉडी इटसेल्फ। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ का? 1985 में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमने 10th शेड्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा था, जिसके बेसिस पे हमने एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस करा है। डिफेक्शन कब होता है, कब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो? सो व्हाट एक्जेक्टली इज एंटी डिफेक्शन? कि अगर आप अपनी पार्टी चेंज करते हो, ये चीजें होती हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो एमपी एमएलए की सीट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो सीट वेकेंट हो जाती है। कब हो जाती है डिस्क्वालिफिकेशन आपकी? जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी गिव कर सकते हो, विच इज कि आपने कांग्रेस की मेंबरशिप को छोड़ दिया, आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं करा बट अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। अगर हाउस में आप वोट करते हो या अगेंस्ट वोट करते हो या वोट नहीं करते हो, अगेंस्ट व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच यू बिलोंग। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो और आप इलेक्शंस के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, या फिर आप एक नॉमिनेटेड मेंबर हो राज्यसभा के और 6 महीने के बाद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो ये ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाते हैं एंड समवन इज डिस्क्वालिफाइड। एक्सेप्शन क्या है? तो मर्जर क्लॉज है कि अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर्स निकल के दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, जैसे शिवसेना के साथ हुआ है महाराष्ट्र में, दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मर्जर क्लॉज, जिसके अंदर में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर और चेयरमैन होता है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में रेस्पेक्टिवली। और यहां पे ये जो जजमेंट होता है, जो डिसीजन होता है, ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है। जब 10 शेड्यूल बनाया था उसमें इट वाज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट कोर्ट ने इस पर्टिकुलर की हो तो होलोहॉन वर्सेस जचीलू, ये पर्टिकुलर केस अरुणाचल प्रदेश के ये पर्टिकुलर एमपीज और गवर्नर है, स्पीकर हैं, उनके ये पर्टिकुलर केस था, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डिसीजन होगा एंटी डिफेक्शन का, वो पर्टिकुलर डिसीजन भी यहां पे आपका क्वेश्चनेबल होगा। ओके, अब सरोगेसी लॉ के ऊपर पे भी एक पर्टिकुलर न्यूज थी कि सरोगेसी लॉ जो है, जिसमें द थिंग इज कि आज के टाइम में बाय टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल कि अगर कोई पर्टिकुलर विमेन किसी अपने बेबी को सपोर्ट नहीं कर सकते अपने वूम में, तो यहाँ पे एक थर्ड जो पर्सन है, थर्ड विमेन जो है, वो यहाँ पे उस पर्सन के बेबी को कैरी कर सकती है उसके खुद के वूम के अंदर में। तो पहले यहाँ पे सरोगेसी पे कोई रेगुलेशंस नहीं थे, फिर हमने सरोगेसी के रेगुलेशंस लेकर आए 21 के अंदर में, हम सबसे लेटेस्ट जो थे, और सरोगेसी एंड एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका आईवीएफ एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा। तो ये रेगुलेशंस आए आपके जनवरी 22 में ये हुए, और इसने सबसे पहले तो क्या करा कि जो सरोगेसी है, कमर्शियल सरोगेसी, उसको बैन कर दिया। यानी कि सिर्फ एक ही टाइप की सरोगेसी यहाँ पे पॉसिबल है जिसमें कोई पेमेंट ना हो, और वो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होनी चाहिए, विदाउट एनी पेमेंट होनी चाहिए। द अदर रिक्वायरमेंट इज कि वो रिलेटेड पार्टी, यानी आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिलेशंस में है, सिर्फ वही लोग आपकी सरोगेसी में हेल्प कर सकते हैं। आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के साथ सरोगेसी विदाउट पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है इसमें, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में एक एज लिमिट भी दी है। और यहां पे कोर्ट में क्वेश्चन करा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जो एज लिमिट्स हैं ये आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट करती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मैरिड वुमेन 23 से कम की है या 50 से ज्यादा की है, तो वो सरोगेसी के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ना तो एज अ सरोगेट मदर एंड ऑल्सो नॉट एज समवन हु इज प्लानिंग अ बेबी एंड ही शी कैन नॉट हैव अ बेबी। तो मैरिड वुमेन 23 से 50 होनी चाहिए, यानी कि 51 से ज्यादा और 23 से कम वालों के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। मैरिड मैन है तो 26 से 55 होना चाहिए। सिंगल विमेन है, विडो या डाइवोर्सी है, वो ले सकते हैं यहाँ पे बेनिफिट, 35 से 45 इयर्स ओल्ड है। और अनमैरिड सिंगल विमेन है, इनको एक्सक्लूडेड है, दे आर नॉट अलाउड टू बी ईदर अ सरोगेट और बी अ सरोगेट वन हु इज बेसिकली आस्किंग फॉर सरोगेसी। ओके, बिकॉज और ये जो पर्टिकुलर एज रिस्ट्रिक्शन है इसको चैलेंज करा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। लेट्स सी इसको किस तरह से करा जाता है। सरोगेसी जो है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीगल रीजनिंग के लिए भी।
व्हाई मसूरी होटल्स मस्ट नाउ रजिस्टर गेस्ट ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। सो द थिंग इज कि आपके जो हिल स्टेशन है दे हैव बिकम ओवर क्राउडेड। तो यहाँ पे एक कमिटी बनाई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, उसने यहाँ पे बोला है कि वी हैव टू डू सर्टेन स्टेप्स जिसके थ्रू हमें वहां पे जो ह्यूमन रश है, जो पर्टिकुलर टूरिस्ट रश है, उसको कम करना पड़ेगा। तो अब देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि मसूरी में जो होटल्स हैं, जो भी उनके पास में गेस्ट आते हैं, वो उनको गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर पे रजिस्टर करना मस्ट है, अदरवाइज देयर रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे हम इन डिटेल्स में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें रिक्वायरमेंट है एनजीटी के बारे में जानने की, जिसने ये एक्शन लिया है। तो अक्टूबर 18, 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्रिएट हुआ था। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने ऐसा कोई आपका जुडिशियल बॉडी क्रिएट करा हो जो सिर्फ एनवायरमेंट के केसेस से डील करता है अंडर द एनजीटी एक्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपका, जो चेयरपर्सन होता है ही इज ईदर अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। सो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ आपके जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो इसको इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट इंक्लूड जुडिशियल मेंबर्स आल्सो एंड एक्सपर्ट मेंबर्स आल्सो, एक्सपर्ट इन द डोमेन ऑफ एनवायरमेंट। ओके, प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में, मेन बेंच न्यू दिल्ली में, बट इसकी रीजनल बेंचेस भी हैं पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता के अंदर में। देयर इज अ रिक्वायरमेंट, कोई भी केस अगर एनजीटी के पास जाता है तो उसको डिस्पोज आपको 6 मंथ्स के अंदर में करना होता है। इट कैन नॉट टेक अप इश्यूज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इन पर्टिकुलर लॉ में कोई डिस्प्यूट है, कोई क्वेश्चन है, कोई केस है, तो वो एनजीटी नहीं ले सकता। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इशू है विच आर बेसिकली अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये सब जो आपके पॉल्यूशन एक्ट्स हैं, इन सब के अंदर में एनजीटी का फुल जुरिस्डिक्शन होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपका एक एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यहाँ पे नेवी को डिलीवर करा गया जिसका नाम है आईएनएस हिमगिरी यार्ड 3022 इसका वैसे नाम है। थर्ड शिप है नीलगिरी क्लास का, प्रोजेक्ट 70A आपका प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में हम ये शिप्स क्रिएट कर रहे हैं। नीलगिरी वाज द फर्स्ट शिप और हिमगिरी जो है वो थर्ड शिप है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर में। गार्डन रिसर्च शिप एंटरप्राइज आपकी ये बॉडी है जो शिप बिल्डिंग करती है। इट इज अ पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, इसने ये आपकी पर्टिकुलर शिप बिल्ड करके दी है अंडर प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंदर में हम मल्टी मिशन फ्रिगेट होती है, थोड़ी स्मॉलर शिप बट फास्ट शिप जो होती है वो बेसिकली यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं। कोलकाता के अंदर में बेस्ड ये कंपनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था इस बार का वीकली रैपअप। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी उनको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। सो इन केस आपकी कोई न्यूज मिस हो गई थी, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू दोज न्यूज ऑल्सो। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।